हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। यूपी टेट के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं प्राइमरी लेवल का, जहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन देख रहे हैं और मैंने पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ये पेपर अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले हुआ है और जनवरी के एंड वीक में। तो मैंने प्लेलिस्ट आपकी बहुत टाइम पहले से बनाना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पर आपके कई ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, इवन ऐसे याद करने वाले क्वेश्चन भी थे जो सीधे तौर पर इस पेपर में पूछे गए थे। मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया था और कब मैंने बताया है। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? देखो, ब्लूप्रिंट की बात कर रहा है। ब्लूप्रिंट का नाम याद आती है या फिर नाम समझ में आती है, आपको एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि ब्लूप्रिंट यानी कि किसी चीज़ का हम लेखा जोखा यानी कि पेन पेपर मोड से कुछ भी बना रहे हैं। यानी कोई भी कंस्ट्रक्शंस होता है तो वहाँ पर दो दीवारों के बीच में कितना गैप है, कितना हमने डिस्टेंस रखना है, और उसमें जो खिड़की बननी है वो कितनी डिस्टेंस ऊपर बननी है, और वॉल्स की जो है विड्थ कितनी होगी, ये सारी चीज़ें जो है हम निर्माण करने से पहले हम एक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। इसको पेन पेपर मोड के माध्यम से बनाया जाता है, आपने कई जगह पर सुना भी होगा। तो ये मेनली क्या है, कंस्ट्रक्शन से पहले का एक तरह से परीक्षण मान सकते हो, तो इसको बोलेंगे टेस्ट कंस्ट्रक्शन या फिर परीक्षण निर्माण। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? प्री ऑपरेशनल स्टेज इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाई, किसने प्रपोज की थी? तो हमने पढ़ा था ये पियाजी ने प्रपोज की थी। क्वेश्चन नंबर, ये आप देखना, जो मैंने जितने भी 500 से 700 क्वेश्चन की एक सीरीज कराई है उसमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे दिया हुआ था, और मैं पूर्व संक्रिया के साथ और डिफरेंट जितने भी संक्रिया पर रिलेटेड क्वेश्चन थे वो वहाँ पर आपको 1 by 1 मेंशन थे। उसके सारे क्वेश्चन वहाँ पर मैंने आपको कराए थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो MPPI अगर आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा फुल फॉर्म पता होती ना, बस इससे हो जाता है क्वेश्चन। P फॉर पर्सनैलिटी है और I फॉर स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर पर्सनैलिटी वर्ड आ रहा है तो पर्सनैलिटी ही आंसर कर दोगे। ये किसको मेजर करने के काम में आता है? पर्सनैलिटी को मेजर करने के काम में आता है। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग? लर्निंग याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका खुद का इंटरेस्ट। अगर आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है तो कितना भी कर लो आप नहीं पढ़ोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है, इंटरेस्ट यानी कि रुचि। रुचि होना बहुत आवश्यक है सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। इसने बोला मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग। सारे जरूरी है, मैच्योरिटी जरूरी है, निर्देशन गाइडेंस जरूरी है, मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन सब में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? वो है रुचि। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, शैशव काल का समय क्या है? द पीरियड ऑफ इन्फेंसीहुड इज, तो वो होता है 0 से लेकर 3 साल तक का समय मानते हैं। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको आंसर की में डिफरेंट आंसर दे रखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, खुद के कंसेप्ट आप देख लेना कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहा है, वही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आंसर की बाद में चेंज हो जाए। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? देखो यहाँ पर बात की है, गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस कॉल्ड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना जो आज प्रकट हो रही हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? तो उनको हम कहेंगे परसेप्शंस हैं हमारे। क्या कहेंगे उनको? प्रत्यक्षीकरण। स्मृति तो क्या होती है? यादें होती हैं। उनसे आज की संवेदना को हम अगर अर्थ प्रदान कर रहे हैं तो वो यादें क्या कहलाएंगी? आज प्रत्यक्षीकरण कहलाएंगे, परसेप्शन कहलाएगा। परसेप्शन कहते हैं कि पुरानी चीजों को लेकर आज जो है उसको प्रकट करना। कल्पना तो इमेजिनेशन हो गया, थिंकिंग चिंतन हो गया, प्रत्यक्षीकरण इसका परफेक्ट आंसर हो जाता इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? Who has propounded the law of trial and error of learning? तो ये किया था थॉर्नडाइक ने, और इसको भी हमने पढ़ा था सीखने के प्रयास में, और इसका सीधा तौर पे आंसर था थॉर्नडाइक। ये हमने लास्ट के 7 डेज 8 डेज के सेशन में देख लेना, वहाँ पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, और उसमें बहुत ही सरल तरीके से सीखने वाला वर्ड यूज आया था और थॉर्नडाइक उसके साथ आंसर था। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर यानी कि IQ लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस चिल्ड्रन विल बी बिटवीन, इसका आंसर हो जाएगा 90 to 109। और इस क्वेश्चन को भी हम इतनी बार पढ़ चुके थे, जहां पर हमने 90 से लेके 110 को पढ़ा था कि सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, तो यहाँ पर 110 की जगह बस 109 है। सिंपल सी बात है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 to 110।
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? कौन थे? तो वो थे कैटल। Who among the following has proposed fluid mosaic model of intelligence is Cattell? नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज propounded बाय। किसने किया? तो वो किया था स्किनर ने। ये भी हम पढ़ चुके हैं अपने क्वेश्चंस में। कॉलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम इनमें से क्या है? थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कॉलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग के बारे में इनमें से क्या चीज सही है? मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, यानी ह्यूमन लर्निंग इज पर्पसफुल, बेटर इन एनिमल दैट ह्यूमन बीइंग, एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसमें से क्या उनको प्रूव करना था? तो वो करना था ऑप्शन नंबर 4, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, अधिगम क्या है? हमने पढ़ा भी था अभी इससे पहले कि अधिगम क्या है। यहाँ पर हमने लर्निंग को पढ़ा था ना, कि लर्निंग यानी कि आप लर्निंग को क्या देख रहे हो? रुचि के माध्यम से देख रहे हो। और हमने एक चीज़ और देखी थी, अगर प्रीवियस हम यादों को आज के संदर्भ में देखें तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रत्यक्षीकरण बोलेंगे। तो यहाँ पर इसको यही बताया कि लर्निंग जो है वो कैसी है? समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, यानी कि आज की संवेदना है। हमने जो भी पढ़ लिया उसको हम जो है, अगर हम सीख लिया है तो आज के संदर्भ में उसको क्या बोल देंगे? परसेप्शन बोल देंगे। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? तो किसने की? ये किया था हर्बर्ट ने। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? Who described different type of personality based on glands from the following? और इस क्वेश्चन को भी हमने पढ़ा है, इसका आंसर हो जाएगा कैनन। मैंने 6 प्रकार से आपको व्यक्तित्व के वर्गीकरण बताए थे, वहां पर मैंने आपको डिफरेंट बताया। स्प्रेंजर ने क्या कहा, जुंग ने क्या कहा, या क्रैशमर ने क्या कहा, शेल्डन ने क्या कहा। तो ये सारी चीजें हमने बताई थी वहां पर, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ग्रंथियों के आधार पर। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह किसने कही थी? यहाँ पर बात हो रही है सृजनात्मकता की। क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स, द स्टेटमेंट इज ऑफ, ये किसने कहा था? क्रो ने कहा था। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। B.F. स्किनर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक्स प्लेस। इनमें से क्या ऑप्शन सही होता? तो एज एन आउटकम ऑफ ट्रेनिंग इन ग्रामर, यानी प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्याकरण में, अनुकरण व प्रबलन के फलस्वरूप, यानी कि ये कह रहा है कि बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? भाषा का विकास तब होता है जब आप खुद सिखाते हो उसको, आप खुद जो है अपने साथ उसको बुलवाते हो। बोलो, कुछ भी कहते हैं ना, बच्चे से कहते हैं बोलो खिलौना बोल दो खिलौना, होली बोल दो होली, तो वो अपने अकॉर्डिंग, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम उसको प्रबलन के माध्यम से अनुकरण करवा के, यानी कि उसको फॉलो करवा के उसको बुलवाते हैं। तो भाषा का विकास स्टार्टिंग में तभी होता है। यहाँ पर आंसर आ जाएगा अनुकरण एवं प्रबलन के द्वारा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और इन क्वेश्चन में ज़्यादा कोई आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सिंपल सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर आपने कंसेप्ट थोड़े अच्छे से पढ़े हुए हैं तो इन क्वेश्चन में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे भी। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? तो मूल प्रवृत्तियों को इंस्टिंक्ट आर क्लासिफाइड इन 14 टाइप किसने? मैकडूगल ने। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था डमविल ने। अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कंसाइसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रेदर देन अपॉन अनदर, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू क्या? डमविल। क्वेश्चन नंबर है 18। निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? Whose name is associated with the father of
ऑफ एंगसिस यूजेनिस फ्रॉम द फॉलोइंग, किसका जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन 3 गार्टन। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 19। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु यानी कि किशोरावस्था की बात हो रही है, हिंदी में डॉ एस जालॉट ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो वो किया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण यानी जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर देखो एक है आर्मी अल्फा, तो आर्मी अल्फा की बात ही नहीं होगी, 12 से लेकर 14 साल की उम्र है। चित्रांकन मतलब कि पिक्चर ड्राइंग टेस्ट। इस पिक्चर ड्राइंग टेस्ट का मतलब ये हो गया कि आप 12 से लेकर 16 साल के बच्चे जो है चित्र बनाएंगे, आप उनको पिक्चर्स में ही इंटरेस्ट रहेगा, ऐसा तो नहीं होता। हम एक जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कोई वैज्ञानिक अपना जो है कोई प्रतिपादित करता है किसी चीज़ को या फिर कोई सिद्धांत बनाता है, तो एक जनरल स्टेटमेंट के आसपास ही वो चीज़ें होती हैं। अगर कोई जनरल स्टेटमेंट उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली उस वैज्ञानिक ने उस पर कोई भी अपना जो है स्टेटमेंट नहीं दिया होगा। अब यहाँ पर एक डॉक्टर एस जालॉट ने जो दिया है, प्रतिपादन किया है, वो एक जनरल स्टेटमेंट के आसपास होगा। तो ये जनरल स्टेटमेंट है कि साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण। बाकी आर्मी की बात हुई है, यहाँ पर चित्रांकन की बात हुई है, मतलब पिक्चर ड्राइंग की बात हुई है। जरूरी नहीं हर बच्चा आर्मी में जाना चाहे या अल्फा टेस्ट लेना चाहे या फिर जो है पिक्चर्स में इंटरेस्ट रखे। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंडेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो किसने किया था? ये किया था स्पीयरमैन। इसको भी हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन को, और सेम तरीके से हमने पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। कोहलर किससे संबंधित है? तो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। हमने इसी पेपर में एक क्वेश्चन देखा हुआ था, कोहलर से रिलेटेड अधिगम पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, और सेम 21 नंबर पर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आपको पहले क्वेश्चन में कोहलर और अधिगम दोनों दिए गए थे, यहाँ पर आपको कोहलर के साथ अधिगम दे रखा है। क्वेश्चन उसी बेस पर पूछा हुआ है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 22, इसलिए पेपर को पूरा ढंग से पढ़ोगे तो आपको कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसी में आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। मैकडूगल के अकॉर्डिंग मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। इसी पेपर में एक क्वेश्चन और है जिसमें मैकडूगल के 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमने डिस्कस कर लिया। मैं बता देता हूं दोबारा कौन सा क्वेश्चन था। तो देखो 22वें नंबर का क्वेश्चन और इस 16वें नंबर के क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पर 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? मैकडूगल ने, यही पढ़ा था हमने। और वहां पर आपसे मैकडूगल के प्रकार पूछ लिए थे, कितने प्रकार से उन्होंने वर्गीकृत किया था। इसके साथ एक क्वेश्चन जो मैं आपको कह रहा था अधिगम और कोहलर पर, देखो इसमें कोहलर का अधिगम सिद्धांत के बारे में बात की गई है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था कि कोहलर का कौन सा सिद्धांत? अधिगम सिद्धांत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखो मैं अगेन कह रहा हूं पेपर बहुत सिंपल है। पेपर में क्या है, आपको एक एक क्वेश्चन दो बार दे रखा है अलग अलग तरीके से। तो ये फ्री के नंबर है, नहीं भी आता हो ना, थोड़ा स्मार्ट बच्चा होगा तो वो आंसर निकाल लेगा। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जा सकता है? तो किसके, देखो यहाँ पर बात की है ब्रेन स्ट्रोमिंग की, मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्रिएटिविटी के लिए ब्रेन स्ट्रोमिंग मॉडल यूज किया जा सकता है, यानी कि बच्चे के मानसिक सृजनशीलता को विकसित करने के लिए, उसमें क्रिएटिवनेस लाने के लिए, कुछ अच्छा बनाने के लिए, कुछ करने के लिए, ताकि वो खुद से सोचकर कुछ निर्माण कर पाए, उसके लिए ब्रेन स्ट्रॉमिंग मॉडल जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? डॉग वाज द एक्सपेरिमेंट इन हुज एक्सपेरिमेंट। सीधे तौर पर ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सेम की सेम एज इट इज पावलव, और इसमें हमने सेम क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट को देखना, मैंने आज रात को नहीं बनाई है, आज इवनिंग में नहीं बनाई है मैंने वो प्लेलिस्ट, या फिर पूरे दिन में नहीं बनाई है मैंने वो प्लेलिस्ट। मैंने आपको डेली 7 PM पर क्लास प्रोवाइड करी है, वहां पर आप देखोगे ना ये क्वेश्चन एज इट इज लिखे हुए हैं यार, बिल्कुल। अभी भी वो क्लास प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन से सिमिलर। मौलिकता, नमनीयता और प्रभाव निम्न में से किसके घटक है? ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लो आर द कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके कंपोनेंट हैं? देखो मौलिकता की बात हो रही है, ओरिजिनलिटी की बात हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है, यानी कि लचीलापन और जो सटीक है वो चीज़, और फ्लो के हिसाब से
तो ये सारी चीज़ क्या होता है कि उस पर्सन की निशानी है जो क्रिएटिव माइंड होता है, यानी कि जिसका माइंड बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है, चीज़ों को वो आसानी से समस्या को सुलझा देता है किसी भी प्रकार से, फ्लेक्सिबल तरीके से, फ्लो में और बहुत ही रियलिस्टिक मैनर में, तो उसको बोलते हैं हम क्रिएटिव पर्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा कैसा घटक है, किसके घटक हैं ये, क्रिएटिविटी के। एक बात और है, दो प्रकार के बच्चे माने जाते हैं जनरली, प्रभाव मतलब कि प्रतिभा जो है, एक होते हैं इंटेलिजेंट पीपल, एक होते हैं क्रिएटिव पीपल। तो सबसे ज़्यादा इसका मतलब एक तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि जो कंपनी का निर्माण करता है वो तो होता है क्रिएटिव पर्सन, और जो उस कंपनी के निर्माण के बाद कंपनी में हायर पोस्ट पर जो ज्वाइन करता है, पढ़ता है, मतलब काम करता है, उसको बोलते हैं हम इंटेलिजेंट पर्सन। तो इंटेलिजेंट पर्सन किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं करते हैं, वो सिर्फ उस पर जो है उस पर बहुत ही बेहतरीन नंबर लाकर काम करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो और सक्सेसफुल कौन होते हैं सबसे ज़्यादा, क्रिएटिव पर्सन। युयुत्सा यानी कॉम्बैट इनमें से क्या है, तो कॉम्बैट क्या है, मूल प्रवृत्ति है। कॉम्बैट कैसी है, इंस्टिंक्ट है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर, कौन कौन से तत्व हैं यहाँ पर, तत्व की बात की है, प्रभावित करने वाले। तो वंशानुगत तो बिल्कुल नहीं है, पहली बात। तो सामाजिक विकास को सिर्फ वंश के आधार पर होता तो हम कह सकते थे कि ये बच्चा समाज में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, या फिर ये जो है उतने अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा होता वंश के आधार पर तो ये सभी बच्चों का पता होता। शारीरिक तत्व, ये भी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, शारीरिक कैसा भी हो शरीर, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामाजिक विकास को प्रभावित करने में इसका कोई योगदान नहीं होता। इसके बाद आर्थिक का मतलब है एलिमेंट, यानी कि जो बच्चे बेचारे वीकर सेक्शन है, यानी कि उनके पास पैसे नहीं हैं और गरीब फैमिली से आते हैं, क्या उनका सामाजिक विकास संभव नहीं है, तो बिल्कुल बिल्कुल संभव है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात तो, इकोनॉमी की बात तो कहीं भी नहीं आएगी। एक ही चीज़ बच गई, प्रभावित करने वाला कारक कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, यानी सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट। यहाँ पर सोशल की बात हो रही है तो सीधी सी बात है सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा ही करेगा। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। देखो बात हो रही है यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट की, शारीरिक विकास की। अब जब शारीरिक विकास की आएगी बात तो कल्पना की बात तो खत्म हो गई, संवेगात्मक भी खत्म हो गई, क्योंकि शारीरिक विकास आ रही है ना कि मानसिक विकास। संवेगात्मक में क्या आता है, कॉन्फिडेंस आ गया, गुस्सा आ गया, ईगो की भावना, ये सब भावनाएं जो आ गई वो संवेगात्मक हो गई। कल्पना ये सब खत्म हो गया। जैसी आपने शारीरिक की बात की, द्रुतगामी विकास का नियम, बिल्कुल ये इसको हम एक तरफ रख सकते हैं। अनियमित विकास का नियम, ये किसी भी चीज में नहीं आएगा। अनियमित विकास तो किसी भी क्षेत्र में आप कंसीडर नहीं करोगे, किसी भी क्वेश्चन में इर्रेगुलर लॉ ऑफ डेवलपमेंट नहीं करोगे आंसर। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, देखो ये हो सकता है और ऑप्शन 2 भी हो सकता है, दोनों में सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा होगा वो हमें चूज करना है। कि शारीरिक की बात की है तो हम ये नहीं कहेंगे मानसिक विकास से भिन्न, क्योंकि विकास सिर्फ मानसिक नहीं होता, बहुत तरह के विकास, सामाजिक विकास भी होता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ मानसिक विकास से कंपेयर कर रहे हैं, वो चीज गलत हो जाएगी। तो इसका परफेक्ट जो आंसर बनेगा वो बनेगा द्रुतगामी विकास का नियम, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, या निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स, ये सिद्धांत जो है वो विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं होता। यहाँ पर कंडीशंस की बात आ गई, कंडीशन रिफ्लेक्स की, तो सिंपल सी बात है, इसको हम विकास में शामिल नहीं करेंगे। विकास में कोई भी कंडीशंस नहीं होती, विकास निरंतर बढ़ता रहता है, किसी का कम बढ़ता है, किसी का ज़्यादा बढ़ता है। आप इसी ऑप्शन से सीधे तौर पर आंसर कर सकते हो। परस्पर संबंध की बात है तो वो सिंपल सा होता है, विकास में परिपक्वता का भी होता है, अनुभव का भी होता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 30 है, विकास के परिणाम, ऑप्शन हो जाएगा इसका 4। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं व नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं।
यह कथन किसने कहा था? डेवलपमेंट रिजल्ट इन ए न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स और एंड न्यू एबिलिटी, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। देखो नई चीजें प्रकट हो रही हैं तो हर लॉक खुल जाएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस पेपर को प्रॉपर तरीके से चाइल्ड डेवलपमेंट में 30 में से आप 30 क्वेश्चन कर सकते थे। बहुत ही समझदारी के साथ पेपर बनाया हुआ था। 30 में से 25 करने वाला बच्चा भी 5 क्वेश्चन अपने बहुत ही गलत तरीके से गलत करेगा। तो ऐसे पेपर को आप कर सकते हो। बाकी मैं मैथ पेडागोगी के लिए भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।